किसी ने कहा 18% है, उसने कहा जी 5% है, उसने कहा जी 12% है। लेकिन वो डिफरेंशियल टैक्स जितना भी आपकी तरफ निकाला गया है, डिपार्टमेंट निकाला है, उसमें भी 30% देना है, 70% नहीं देना है। यानी एक प्रकार से अगर 18% और 6%, 18% का वो 6% ही रह गया 30% में, नहीं 5.4 रह गया। तो एक प्रकार से वो 18 वाला 5 मान करके ही 5.4 ले लिया आपसे। तो इसका मतलब आपने जो डिफरेंशियल टैक्स का डिस्प्यूट किया होगा वो बात डिपार्टमेंट ने अपनी छोड़ दी, आपकी मान ली। अगर आपने उसको 18 से 12 भी किया होगा तो भी 5.4 ले लिया है। अच्छा, ये सी फॉर्म का है। हाँ हाँ, ये है कि सबमिशन डिक्लेरेशन फॉर्म स्पेसिफाइड एज फॉर्म सी एंड एफ अंडर रूल 12 ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये सी फॉर्म का डिफरेंशियल है, ठीक है। तो इसमें 30%। तो ये 4 ही टाइप के डिस्प्यूट है जो हमको बताए गए हैं। और कोई डिस्प्यूट इसके अलावा कोई हो तो आप अपनी बातचीत में हमारे कमिश्नर या हमारे सेक्रेटरी, उनसे आप पूछताछ करके और अपने प्रश्नों को क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें है नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, तो वो तो अभी एक इसमें और सुविधा दे रहे हैं कि मान लो किसी को लगता है कि मेरा टैक्स ज्यादा है, मैं एक साथ नहीं भर सकता, उसकी भी एक सुविधा दे रहे हैं। अगर तो वो 10 लाख तक है फिर तो एक साथ ही देना है। 10 लाख इज नॉट सच अमाउंट कि जिसको पे नहीं किया जा सकता। अगर 10 लाख या इससे नीचे है तो जैसे ही वो ये फाइनल सेटलमेंट अमाउंट का OTS 1 में जैसे अप्लाई करेंगे 10%, 10 लाख रुपए तक जो राशि वो दे के करेंगे। और इसका टाइम जो है वो 1 जनवरी से और 30 मार्च तक। 31 शायद इसलिए नहीं रखा होगा, संडे होगा। अच्छा, 90 डेज रखा है। तो 90 डेज 30 मार्च को समाप्त होते हैं। तो 1 जनवरी से और 30 मार्च तक 10 लाख रुपया जमा करा करके और आप फ्री हो जाओ। और इससे ज्यादा भी जमा कराना चाहते हैं तो पहले करा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहते हैं क्या 20, 30, 50 लाख, 2 करोड़, इसको फर्क क्या पड़ता, आज दो चाहे 2 महीने बाद दो। ऐसे हो सकते हैं बड़े बड़े आदमी। फिर भी सुविधा सबके लिए है। 10 लाख से लेकर 25 लाख तक वो अगले 90 दिन या टोटल मिला के 90 दिन, टोटल 90 दिन यानी 60 दिन और उसको मिल जाएंगे। 30 ये यानी 30 दिन में इसमें कभी भी ऑर्डर होगा, जिस इस 30 दिन के अंदर मिलेगा ना ऑर्डर, तो वो 30 दिन के अंदर ही हो सकता है ना, उससे पहले थोड़ी, आज थोड़ी होगा। 1 तारीख के बाद 30 तारीख तक होगा कभी भी, 30 दिन के बाद तो नहीं। हाँ, तो जो 30 दिन के लिए हमने अप्लाई करना है, उसका ऑर्डर मिलना है, उस 30 दिन के अंदर अगर 1 जनवरी को कोई कर देगा तो उससे 90 दिन, और अगर 30 मार्च को कोई करेगा तो उससे 90 दिन। वैसे मेरा सुझाव ये है कि चाहे कोई 1 जनवरी को करे, चाहे कोई 30 मार्च को करे, टोटल 30 दिन ये, 60 दिन और 90 दिन टोटल रखो। वरना क्या होगा, हर कोई ऐसे केस में वो 30 जनवरी तक इंतजार करेगा, है? वो लास्ट डेट पकड़ेगा, है? 30 मार्च से 60 दिन। चलो वो तो फ्रॉम द डेट ऑफ लिखा है, वो असेसमेंट लिखा है, चलो आप वहां से 90 दिन करो। आप जो है 30 मार्च से अगले 90 दिन और 30 दिन का लाभ आपको हो सकता है इसमें। और इसके बाद यदि 25 लाख से भी ऊपर है, उसके 3 स्लैब बनाने हैं, जो 10 लाख तक एक और 10 से 25। 10 से 25 का ये किया है कि 12.5 यानी 50%। 14 लाख है तो 7 लाख, तो 50% पहली किस्त में और 50% दूसरी किस्त में। और जो 25 लाख से अगर ज्यादा है तो उसकी 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त होगी 40%, दूसरी 30%, तीसरी 30%, और ये उससे और आगे 90 दिन है। हाँ, 180 दिन आफ्टर 30 मार्च। वो फिर पहले 90 दिन में दूसरी किस्त,
और अगले 90 दिन में तीसरी किस्त, यानी टोटल मिलाकर के 30, 90, 90, यही ना, 210 दिन लास्ट आदमी जिसने जमा कराना है। नहीं, पहले 30 दिन है। पहले तो 1 मार्च से 30 मार्च है, उसी में आपको पहली किस्त 30, अच्छा हाँ, ये भी 30 मार्च है ना, 90 दिन हो गए ना। हाँ, ये भी 90 दिन, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, पहले भी 90 दिन, फिर 90 दिन, फिर 90 दिन, 270 दिन। अब यही है, खुलासा करने से ऐसा फायदा हो जाता है। चलिए, कोशिश तो मैंने भी की थी ठीक ठाक पहुंच जाऊं, लेकिन in case of an inquiry contact Deputy Excise Taxation Commissioner of your respective district। कुल मिलाकर के ये आज की इस स्कीम के बारे में मैं अंत में इतनी सब घोषणा करते हुए इतना जरूर बताना चाहूँगा कि हमने जैसे डीलर्स के लिए आज ये घोषणा की है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की, उससे पहले जैसे मैंने बताया कि जो शहरी स्वामित्व योजना भी हमने बताई, व्यापार और कारोबार के और कई ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमने लागू किया है। बहुत से ऐसे प्रावधान किए हैं कि व्यापारी को, कारोबार करने वाले को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई तकलीफ ना आए। तकलीफ अगर आती है तो उसका एक सिंगल विंडो सिस्टम ये भी हमने बनाया है कि 17-18 डिपार्टमेंट मिल करके जो जिसके विभाग की चीज़ें हैं, नई क्लियरेंसेज और सर्टिफिकेट जो देने हैं हमने, नए जो लाइसेंस देने हैं, वो भी उस सिस्टम के माध्यम से जल्दी दिए जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हरियाणा इस सारे सिस्टम में पूरे देश भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा 3rd रैंकिंग है। टॉप 3 स्टेट्स में हम उसमें आते हैं और उसके कारण से प्रदेश के अंदर एक माहौल भी बना है इन्वेस्टमेंट का। बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन वो हरियाणा में भी गुरुग्राम और इसके आसपास ये एक अच्छा माहौल बना है। वो चाहे राजधानी के कारण से लगा लो, चाहे एयरपोर्ट के नाते से लगा लो, या एक जैसे प्रारंभ के ट्रेंड बन जाते हैं, खास करके जब विदेशी कंपनीज जो MNCs जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुड़गांव में उनके ऑफिस है। और अब धीरे धीरे गुड़गांव के बाद चाहे वो दारोड़ा साइड में, अथवा मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, चाहे वो दारोड़ा, नहीं तो फिर पानीपत की साइड में, नहीं तो रोहतक की साइड में, या फरीदाबाद की साइड में। फरीदाबाद जे एयरपोर्ट बन रहा है, उसका भी लाभ एक फरीदाबाद साइड को बहुत हो रहा है। तो इस सब सुधारों के नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी व्यापारियों का और कोई सुझाव यदि मिलेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि व्यापारी एक प्रकार की बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि रेवेन्यू जितना आएगा उस रेवेन्यू के कारण से ही हम जनता की सेवा ये कर पाएंगे। हरियाणा इस मामले में हमारी जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो जैसा बताया एक पर्याप्त मात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा में देश में हरियाणा का एक नाम है, और हम कभी भी कोई समस्या आती है उसके लिए तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपको ध्यान में होगा कि फरवरी 2016 जब ये आरक्षण आंदोलन हुए थे, उस समय कई शहरों के अंदर बड़े नुकसान हुए थे, और उस नुकसान के समय जितना जिसका नुकसान हुआ था स्पेशल हमने उसका असेसमेंट करा करके और उसकी जो कंपनसेशन का पेमेंट है, मुझे लगता है कि इतना फास्ट उस समय किया था कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स और उनको सबको जो कंपनसेशन मिल जाएगा। क्योंकि व्यापारी का व्यापार एक बार मानो किसी कारण से रुक गया है तो उसको तो लगातार काम को अपने को चलाना बढ़ाना है, और कई बार जब आदमी फंस जाता है किसी कारण से तो उसके कई चक्र बंद हो जाते हैं, उसका सारा सिस्टम ही बंद हो जाता है। फिर वो निर्भरता जिनकी उनके ऊपर होती है, चाहे बैंक्स हैं, चाहे लेंडर्स क्रेडिटर्स होते हैं, वो सब फंस जाते हैं। और कई बार ये सारा अपने हाथ में भी नहीं होता, व्यापारी को कई प्रकार की ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं जो उसको एक्सपेक्टेड नहीं होती। मुझे याद है कि जब मैंने बताया 1972 से लेकर 80 तक मैंने व्यापार किया, तो उसी समय में एक काला अध्याय जुड़ गया था 1975 से 77 तक का। कौन सा? मैंने उस समय ऐसे व्यापारी और ऐसे जो उद्योगपति हैं कई डूबते हुए देखे, क्योंकि सब तरफ ऐसा एक इंस्पेक्टर राज शुरू हो गया। जो आया वो कहता बस मेरी जेब में आ जाए, जो कुछ आना है व्यापार जाए भाड़ में। ऐसे कई व्यापारी और कई इंडस्ट्री उस समय नुकसान के गर्त में चले गए थे। तो इंस्पेक्टरी राज कैसे खत्म हो,
कैसे न्यूनतम हो, खत्म मतलब एकदम अगर कह देंगे कभी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ व्यापारी उसका नाजायज फायदा भी उठाएंगे। तो न्यूनतम करके और सेल्फ असेसमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं उसको हम सत्य मान रहे हैं। मानेंगे तब तक जब तक सत्य बोलेंगे। इस मानने में अगर दुरुपयोग कर लिया तो फिर मानना भी छोड़ देंगे। आज थोड़ा परिवर्तन करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, ये मान करके चलते थे कि हर कोई बेईमान है और उसके पीछे चार लोग लगा देते थे। आज हम मान के चल रहे हैं कि सब ईमानदार हैं और सब ईमानदार हैं, लेकिन इसमें अगर कहीं डाउट हो गया और कहीं पकड़ा गया तो फिर उसका उसी प्रकार से उसका निदान भी करना पड़ेगा। उसके कहीं ऐसा ना हो कि ये गुण जो है कहीं और लग जाए और फिर वो जो चलती चलाई ठीक गाड़ी है वो कहीं उल्टी दिशा में हो गई। तो हमने कई देश ऐसे देखे हैं जो इस कारण से बिल्कुल गर्त में चले गए। दूर मत जाओ श्रीलंका, दूर मत जाओ पाकिस्तान, कुछ प्रदेशों की भी स्थिति ऐसी हो जाती है जो अपने सिस्टम का ध्यान नहीं रखते हैं। मैं बहुत बारीकी में इसलिए भी जाता हूं कि संयोग से मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं प्रदेश का वित्त मंत्री भी हूं, तो इस नाते भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर के आपसे अपेक्षा यही है कि इन सब चीज़ों में आप भी सहयोग करेंगे और हमारे से जो आपकी अपेक्षा है उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक विषय हमारे सेक्रेटरी साहब कई दिनों से मुझे कह रहे हैं, तो अभी कान में मुझे कहे गए कि ये बात रह गई। हमने ये भी ध्यान किया है कि जब नए इस प्रकार के कोई प्रावधान होते हैं टैक्सेशन के या बाकी सिस्टम के, तो व्यक्ति वेल एक्विप्ड विद नॉलेज और उसके सिस्टम की जानकारी इसको होनी चाहिए। हमारे सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी कई बार कठिनाई होती है, उनको पता नहीं होता तो वहाँ विवाद बनते हैं। तो हमने, चाहे वो हमारे अधिकारी कर्मचारी हों या व्यापारियों में से भी अपने किसी आदमी को वो साथ जोड़ करके एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम, जीएसटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिप्पा के साथ मिल करके, हिप्पा यहाँ हरियाणा एंटरप्राइज ऑफ दिस क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ, तो उसके साथ मिल करके ये जीएसटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक बनाने का विचार किया है और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी होंगे और चाहे जो इस प्रकार की ट्रेनिंग लेने के लिए अपने आदमी को भेजना चाहेंगे, उसका कोई सिस्टम मॉड्यूल बना लेंगे थोड़े दिन की बात कि जीएसटी के संबंध में हर प्रकार की जानकारी वो आपको ट्रेनिंग के रूप में मिल जाएगी। ऐसा एक घोषणा है।